हेलो एवरीवन, देखिए क्लास 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर करते हैं। मैथ्स का स्टैंडर्ड वाला बेसिक वाला मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर कम्युनिटी वाले सेक्शन में भी जाकर आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें वही कहानी है, जो आपका जो मार्किंग स्कीम है वो वैसी ही है जैसी कि बेसिक वाली थी। इसमें भी 40 मार्क्स का पेपर है आपका ये, और 40 क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करने हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें कितने होंगे आपके पास? 50 होंगे, जिसमें से आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं? 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। वैसे ही है जैसे बेसिक में था, यहाँ स्टैंडर्ड में भी वही है कि सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं, आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं? 16, समझ रहे हो। और सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस हैं और आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं? 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो 16 16 32 तो ये हो गए। और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो मतलब आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं? टोटल 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। 40 मार्क्स के हैं, 1 मार्क का ईच क्वेश्चन है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, तो यानी कि अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस आपको नहीं भी आता है, ठीक है, तब भी आप उसको फिल करके आओगे उसका आंसर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब मैंने आपको बताया था बेसिक में भी कि नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और वो गलत हो गया तो अब उसके नंबर कटेंगे आपके, समझ रहे हो। मिलने तो हैं नहीं और कटेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ तो नहीं है, तो ऐसा कोई डर है नहीं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपको डाउट है और आप फिल नहीं कर रहे तो उसे फिल तो जरूर करके आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो कोई है नहीं और बाई चांस हो सकता है ठीक भी हो जाए कई बार, ठीक है, लक अगर आपका साथ दिया तो चलो इसका सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस पेपर को भी, जैसे मैंने बेसिक वाला पेपर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वैसे ही इसको भी डिवाइड करूंगा 5 पार्ट्स में ही, क्योंकि देखो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 50 हैं। आपको पेपर में 40 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको 50 के 50 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो एक पार्ट में 10 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। 1 पार्ट में क्या होगा? 10 क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसे 50 क्वेश्चंस करने हैं हमें, तो 5 पार्ट्स बनेंगे इसके भी पेपर के, ठीक है। तो देखो सेक्शन ए में चलते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपको? देखो इसमें द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। रेशियो बतानी है आपको एलसीएम और एचसीएफ की, लेकिन उसके लिए आपको नंबर पता होना चाहिए भी किनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो उसने आपको यहाँ पर हिंट क्या दिया है कि लीस्ट कंपोजिट नंबर है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे सोल्व। लीस्ट कंपोजिट क्या होता है? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स में भी आपको क्या कह रहा है? लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो देखो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे मैं मान लो यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसमें 2 से ज़्यादा के टेबल पे वो डिवाइड होता हो, ठीक है, या आता हो उसमें, ठीक। और प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 के टेबल में आता हो या फिर अपने ही टेबल पे आता हो सिर्फ, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर हमें पता है क्या होता है, 2 एक प्राइम नंबर है, बिकॉज ये 1 पे तो जाता ही है और 2 अपने टेबल पे भी जाता है। 3 भी एक प्राइम नंबर है, ये 1 पे जाता है और अपने खुद के टेबल पे जाता है, ठीक है। और जैसे कि अब है 4 ऐसा नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर है। क्यों है? देखो ये 1 पे भी जा रहा है, 2 के टेबल में भी जाता है और 4 खुद के टेबल में जाएगा, तो 2 से ज़्यादा के टेबल में आ गया ना। और प्राइम नंबर जो होते हैं 2 टेबल में ही जाते हैं, जिसमें 1 वाला टेबल होता है और एक खुद का टेबल होता है वो। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसमें वो 2 से ज़्यादा के टेबल पे जाएगा, ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। ऐसे ही 5 जो है आपका प्राइम नंबर है। क्यों है? वो 1 पे भी जाता है और वो 5 पे भी जाता है, अपने टेबल पे जाता है, ठीक है। 6 कंपोजिट नंबर है। क्यों? 1 पे जाता है, 2 पे भी जाता है, 3 के टेबल में भी आता है और अपने खुद के टेबल में भी आता है। तो ये है कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो हमें देखना है लीस्ट कंपोजिट। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर अगर हम देखें, अपनी जो नंबर्स हैं हमारे पास 1 से लेके सो ऑन, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ से 1 तो ना तो कंपोजिट होता है ना ही प्राइम नंबर होता है। ये 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो 4 क्या है हमारा? पहला नंबर क्या है? 4 है, जो कि कंपोजिट नंबर है। उसके बाद तो है ही 6 भी है हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। ऐसे सोन होंगे आगे भी, लेकिन हमें पता करना था कि लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो लीस्ट कौन सा होगा इसमें? 4 होगा, क्योंकि 4 ही सबसे छोटा नंबर ऐसा है जो कि कंपोजिट नंबर है, ठीक है। आगे तो 6 फिर बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है, लेकिन हमें लीस्ट वाले पूछे, तो 4 हो गया हमारा कंपोजिट नंबर लीस्ट वाला। और लीस्ट प्राइम नंबर जिसमें हमने कहा 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। मैंने यहाँ 1 से लेकर 6 इसलिए लिखा, नहीं तो ऐसे सोन कितनी मर्जी काउंटिंग लिख दो, सिर्फ आपको समझाने की बात है ये, ठीक है ना। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है फिर हमारे पास? 2 है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2। तो मेरे पास 2 नंबर अब मुझे पता चल गए, 4 है और क्या है? 2 है। अब इसमें एलसीएम लेना इनका और एचसीएफ लेना। आपको पता है कैसे लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखो इनके प्राइम फैक्टर्स लेंगे। 4 का क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, और 2 का आपको पता ही है क्या होता है? 2 1 ज़ा 2। तो 4 के लिए अगर हम देखें 2 इंटू 2 बनता है, और 2 के लिए क्या बनता है हमारे पास? 2 इंटू में 1 बनता है ये, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इनको पावर्स में लिखें इस तरीके से, देखो ये 2 की पावर 2 बनता है और यहाँ ये 2 की पावर 1 बनता है, और 1 तो लिखो या ना लिखो आप इसमें, ठीक है।
तो एलसीएम में आपको पता है एलसीएम हम कैसे करते हैं, इनमें जैसे 2 ही है एक नंबर, तो इनमें हाईएस्ट पावर देखो किसकी है, ठीक है ना, जो हाईएस्ट पावर होती है वो लेते हैं हम। तो 2 का पावर 2 जो है ये हाईएस्ट पावर है, तो 2 2 4 4 तो हो गया यहाँ पर एलसीएम। एचसीएफ में क्या होता है, हम क्या देखते हैं एचसीएफ में देखते हैं हम लीस्ट पावर, ठीक है ना, तो सबसे छोटी पावर। तो इनमें नंबर्स में सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 1 है, तो ये आ गया आपके पास 2, ठीक है। इसको और एक तरीका है करने का, क्या है देखो, जब आपको एचसीएफ निकालना है तो सिर्फ कॉमन वाली चीज़ आती है, तो कॉमन क्या है इसमें, ये कॉमन है, ठीक है, तो बस जो कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ होता है। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, ये जैसे कॉमन है, बाकी जो नंबर बचते हैं वो भी आते हैं, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया, इधर से ये 2 बच गया, इधर से ये 1 बचा, 2 2 4 1 4, इसलिए 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो आप, ये सब आपको पता है एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मेन यहाँ कहानी क्या थी कि वो 2 नंबर चाहिए थे हमें जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, ठीक है। तो एलसीएम आ गया, देखो उसने यहाँ पर लीस्ट कंपोजिट बोला था पहले, ठीक है ना, और फिर क्या बोला था, लीस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हमने लिख दिए थे 4 और 2 है। उसके बाद यहाँ देखो उसने बोला था रेशियो ऑफ एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम टू द एचसीएफ की रेशियो निकालनी थी। एलसीएम कितना निकला है आपके पास, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। एलसीएम कितना निकला है 4 और एचसीएफ कितना निकला है 2 निकला है, ये रेशियो है। और ये आगे फर्दर डिवाइड होगी कैसे, 2 2 4 और 2 1 2, तो 2:1 जो होगा वो हमारे पास इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आंसर होगा। देखो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, पहले एलसीएम बोल रहा है फिर एचसीएफ बोल रहा है, तो मैंने पहले एलसीएम वाला रखा फिर एचसीएफ वाला रखा, तब 2:1 आया। अगर आप एचसीएफ पहले लिख दोगे और एलसीएम बाद में लिख दोगे तो 1:2 आएगा। फिर आप ये ऑप्शन देखोगे ये तो गलत होगा, क्योंकि रेशो उसी की निकालनी है जैसे उसने लिखा है, एलसीएम एंड एचसीएफ, पहले एलसीएम तो एलसीएम आएगा फिर एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके से, ठीक है। तो 2:1 आ गया हमारे पास, इसका कौन सा आंसर होगा, ये ऑप्शन बी हो गया, समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y = 3। देखो क्या कह रहा है यहाँ, वैल्यू ऑफ के निकालनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है आपको, ये वैल्यू ऑफ के निकालनी है, जहाँ इक्वेशन दे रखी हैं 5x + 7y = 3, 15x + 21y = k, और कोइंसाइड है। कोइंसाइड मतलब क्या होता है बताओ, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, ठीक है ना, जैसे ओवरलैप करते हैं ये इस तरीके से, एक के ऊपर एक कोइंसाइड है, ठीक है। अब कोइंसाइड के लिए आपको कहानी पता है, क्या होता है आपके पास, a1 में a2 होता है, इक्वल टू में b1 b2 होता है, और c1 में c2 होता है। क्या ये बात याद है, ठीक है। अब इसमें जब हमें पता है कोइंसाइड हैं, ठीक है, तो ये एक बन रही है हमारे पास, जो हमें पता है ये फॉर्मूला हमारे पास जो इक्वेशन होती है, ठीक है। यहाँ से अब देखो आप a1 निकाल लो, ये a1 होता है आपके पास, ये आपका क्या हो जाएगा b1, और ये इधर जाएगा तो ये -3 बनेगा, क्योंकि देखो जब हम a1 b1 और ये c1 निकालते हैं तो इसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन, ये जो नंबर हैं इधर आने चाहिए, तो देखो ये 5x + 7y - 3 = 0, और ये हो गया 15x + 21y - k = 0, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ax² + bx + c = 0, इससे कंपैरिजन होता है ना। तो ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, मतलब a1 क्या है, x के साथ जो कोफिशिएंट है ये 5 है, तो यहाँ 5 रखता हूँ, और नीचे वाले में a2 x के साथ वाला कोफिशिएंट 15 हो गया, b1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, और b2 कितना होगा 21, और c1 कितना होगा -3, और c2 कितना होगा -k, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देखो अब हमें k की वैल्यू चाहिए, या तो ये k वाला जो टर्म है आपके पास ये इसके इक्वल रखो, या फिर ये वाली टर्म इसके इक्वल रखो, किसी के इक्वल रख दो, आपके पास आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। देखो कैसे, देखो जैसे मैं 5 या इसको लिख देता हूँ पहले, 7/21 = 3/k करूँगा, तो ये 7k हो जाएगा, ये k इधर मल्टीप्लाई होगा, और 21 इंटू में ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और k की वैल्यू आ जाएगी 21 × 3 ये वाला आ गया, और ये 7 7 3 21 3 3 9 ये आ गया, ठीक है। ये तो इस तरीके से आ गया। अब किसी को अगर कन्फ्यूज़न है कि ये वाला इसके इक्वल करके भी आएगा कि यही आंसर आएगा, बिल्कुल k 9 है, तो अब ये इसके इक्वल रखोगे अगर 5/15 = में 3/k, 5/15 है सॉरी, ये 5/15 = में 3/k, तब भी देखो यही आंसर आएगा, 5k ये हो गया आपके पास, ठीक है, और 15 इंटू में ये 3 हो गया, तो k कितना आएगा आपके पास, 15 इंटू में 3 दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, 15 इंटू में 3 अपॉन में 5,
5 3 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9। देख लो यहाँ से भी k कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ने से करके नहीं देखना, सिर्फ मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ये दोनों से ही आंसर सेम आता है, ठीक है। तो आप किसी को भी किसी के इक्वल रख सकते हो जब ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो k 9 आ गया हमारे पास, तो यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो है वो कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है इसका, सेकेंड क्वेश्चन का। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या कहता है, अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो देखो जरा सीधी सी क्वेश्चन है ये, तो देखो क्या है, गर्ल वॉक 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। देखो ये ईस्ट नॉर्थ वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, ये पता है हमें, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ से मान लो ये गर्ल चली है और ईस्ट की तरफ चली है 200 मीटर। अब ईस्ट इधर है तो ये इधर चली, कितना चली है, 200 मीटर चली है, ठीक है। उसके बाद 200 मीटर चलने के बाद क्या हुआ है, देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब नॉर्थ ऐसे ऊपर वाली साइड है तो ये नॉर्थ की तरफ चली, कितना, 150 मीटर चली है, ठीक है। तो कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है हमारे पास, ये वाला ए पॉइंट मान लो, ठीक है, और ये बी हो गया, ये सी। तो स्टार्टिंग पॉइंट ए था, तो ए से अब ये डिस्टेंस आपको बताना है यहाँ जहाँ वो पहुँची है, ठीक है। तो बिल्कुल ही सिंपल है, हमें पता है ये 90 डिग्री है, बिकॉज हमें पता है ना यहाँ ये सब कुछ कितना होता है, 90 डिग्री पे ही होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते कैसे हैं, मान लो कि यहाँ से हम चले यहाँ ईस्ट की तरफ, फिर हम नॉर्थ की तरफ चले इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी कितना होगा, 90 होगा, और ये हमने निकालना है। समझ रहे हो ये बात। इस तरह के क्वेश्चन 9th में थे आपके पास मोशन वाले चैप्टर में, ठीक है, साइंस में। तो अब हमारे पास यानी कि हमें ये ए सी निकालना है, और हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ये क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेन्यूज है ए सी, ठीक। तो पाइथागोरस लगा रहे हैं हम, तो ये 200 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और बी सी कितना हो गया हमारे पास, ये बी सी है कितना है, ये 150 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो 200 का स्क्वायर करना है, तो देखो 2 2 ज़ा 4 और ये 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ को क्या करो, 4 ज़ीरोज़ कर देंगे, ये हमें पता है, ठीक है। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, और ये 1 0 है, इसको हम 0 0 कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना स्क्वेयरिंग तो, ठीक है जी। और ये है ए सी का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया हमारे पास, अगर हम ये देखें ये बन जाएगा आपके पास 625 2 ज़ीरोज़, ठीक है। ऐड करेंगे इसको तो ए सी कितना आ जाएगा, देखो ये 625 और ये 0 0, ठीक है। अब देखो जरा इसको मैं ईजिली कर सकता हूँ, देखो कैसे, 625 है, इंटू में 100 कर दूँ, यहाँ 2 जीरोज़ हैं, तो 625 का हमें पता है रूट क्या होता है, 25 होता है, और 100 का क्या होता है, 10 होता है। तो कितना आंसर आ गया, ये 250 आंसर आ गया। तो यानी कि ए सी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी कितनी हो गई, 250 मीटर की हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा, 250 मीटर का। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहते हैं, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर। देखो रोम्बस है एक दी हुई, ठीक है। तो रोम्बस हम बनाते हैं पहले, तो इसमें रोम्बस इस तरीके से बनती है आपके पास, इस तरीके से, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना रोम्बस स्क्वायर से कैसे अलग है, स्क्वायर ऐसे होता है ना। स्क्वायर में क्या होता है आपके पास, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में भी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये यहाँ 90 डिग्री के होता है, ये 90 डिग्री पे नहीं होते। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक। तो यहाँ पर इसके जो डायगोनल्स है, ये एक बड़ा डायगोनल होगा इसमें और एक ये छोटे वाला डायगोनल होगा, ठीक है। तो जो डायगोनल्स है रोम्बस के वो दिए हुए हैं आपके पास, मान लो ये डायगोनल 1 दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और डायगोनल 2 दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो 32 है यानी कि ये बड़े वाला होगा, ठीक है। तो बड़े वाला अगर 32 है, ये वाला हमें पता है जो इसके डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब इक्वली डिवाइड करते हैं। तो अगर ये 32 है तो ऑब्वियस बात है ये ओ पॉइंट ये इसको डिवाइड कर रहा होगा, ये 16 और ये भी कितना 16, क्या इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है। फिर है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर ये छोटे वाला ले लो, ये भी कितने में डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी 12 और ये भी कितना हो गया, 12 हो गया। समझ पा रहे हो। अब पढ़ते हैं आगे क्या कह रहे हैं, द लेंथ, देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। अब रोम्बस की एल्टीट्यूड यानी कि हाइट ये होती है हमारे पास, ठीक है। ये हाइट हमें निकालनी है इसकी। तो देखो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है आपके पास क्या होता है, जल्दी से बताओ, 1/2 मल्टीप्लाई में डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2 होता है। और एक और होता है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, देखो क्यों, रोम्बस जो है एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो पैरेललोग्राम का एरिया भी क्या होता है, बेस इंटू में हाइट होता है, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर ये दोनों इक्वल ही हैं, इनको इक्वेट कर दूंगा, समझ रहे हो ना, पैरेललोग्राम ही है ना ये भी रोम्बस भी, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला भी बन सकता है, बेस इंटू में हाइट, ठीक है। और इसका रोम्बस का जो है फॉर्मूला ये तो होता ही है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2,
समझ रहे हो इस बात को या नहीं? ठीक है जी। तो देखो अब एरिया ऑफ रोम्बस की हमें बात करनी है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ एरिया ऑफ रोम्बस है ना, यहाँ पर इसको पुट करते हैं 1/2 इंटू में डायगनल 1 इंटू में डायगनल 2, और ये हो गया हमारे पास बेस इंटू में हाइट। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, देखो ये 1/2 इंटू में डायगनल 1 कितना हो गया हमारे पास 24 और डायगनल 2 कितना हो गया 32। बेस नहीं पता, हाइट हमें निकालनी है, बेस नहीं पता, तो बेस कैसे निकलेगा? देखो ये बेस है, कैसे निकल सकता है? देखो मुझे ये पता ये 16 है और ये कितना है 12 है, और मुझे ये पता है ये डायगनल्स कितने डिग्री पे होते हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ये बात? अगर ये 90 डिग्री पे है तो यहाँ पर ये पाइथागोरस लग सकती है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज होती है। तो हम ये चीज़ निकाल सकते हैं, हमें पता है पाइथागोरस से h² = क्या होता है b² प्लस में p²। तो h हमें निकालना है, बेस हम यहाँ पर ये 12 ले लेते हैं मान लो इस ट्रायंगल के हिसाब से, क्योंकि बेस ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ थीटा नहीं दिया हुआ तो हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर देते हैं, ये 12 का स्क्वायर ले लेते हैं और ये 16 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो 16 का स्क्वायर कितना होगा 15 और ये 256 ये है, और 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 होता है, तो 256 में 144 ऐड कर दो, ये आ गया 400। ठीक है, तो 400 h का स्क्वायर जो है वो कितना आया है 400, तो h कितना आ जाएगा रूट में 400, और आपको ये चीज़ पता ही है कि 400 का जो रूट होता है वो क्या होता है 20 होता है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास ये जो हाइपोटेन्यूज आई है, ठीक है ये वाली, ठीक है, ये हमें पता चल गया कितनी है 20, और ये है क्या हमारे पास ये बेस ऑफ दैट रोम्बस, तो ये 20 हो गया। ठीक है जी, अब हाइट यहाँ से निकल ही जानी है, देखो ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 12 इंटू में 32 है, और ये आ गया हमारे पास नीचे 20, इधर आएगा ना ये 20, तो मैं 20 को ऐसे लिख दूँ 2 इंटू में 10। ठीक है, देखो 2 6 ज़ा कितना हो गया हमारे पास 12, और 32 को 6 से कर लो, 6 2 ज़ा कितना हो जाएगा ये आपके पास 12, और 6 3 ज़ा 18 और 1 19 192, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपके पास ये 10। ठीक है, तो 10 हटाएंगे हम तो 19.2 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, सेंटीमीटर में, तो 19.2 है आपके पास एल्टीट्यूड, तो यहाँ पर ये कौन सा आंसर होगा ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है ना कैसे किया है? कुछ नहीं था इसमें, सिंपली आपको एरिया ऑफ रोम्बस पता होना चाहिए था, ये होता है, और फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में भी हमें पता है बेस इंटू हाइट होता है, तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है, तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं ना। तो यहाँ से जब हमने इसको इक्वेट किया तो हमारे पास क्या आ गई, हाइट आ गई, यानी कि एल्टीट्यूड आ गई। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है इसमें, 2 fair coins are tossed, what is the probability of getting the at the most one head, मतलब कह रहा है getting at the most one head। तो देखो ये कैसे होगा, देखो 2 कॉइन्स हैं उनको टॉस किया है। ठीक है, अगर 2 कॉइन टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनते हैं इसमें, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बनती है। देखो या तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या हेड हेड आएगा। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी इवेंट की क्या होती है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल तो कितने आई हैं आउटकम्स 4 हैं, फेवरेबल कितने हैं, वो बोल क्या रहा है आपको, एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड है, उससे कम भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड में ये आ रहा है। ठीक है, और एक हेड इसमें आ रहा है। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ ये टेल टेल होगा। ठीक है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ठीक है, और एक होगा आपके पास ये फेवरेबल में। एट मोस्ट वन हेड में मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, उससे कम भी चल सकते हैं। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, तो ये है आपके पास फेवरेबल आउटकम्स। ये मैं करके भी बता रहा हूँ, कई बार ऑप्शंस में आपके पास ये इनमें से भी आपके पास आ सकता है कि बताओ फेवरेबल केसेस कौन से बनेंगे। तो एट मोस्ट वन हेड में आपके पास याद रखना ये वाले बनते हैं, टी टी वाला आता है, ये टेल टेल वाला आता है केस। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए इसमें 3 केसेस हो गए, तो 3/4। मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं ऊपर वाले 3 केस ले लेते हैं, आंसर तो उनका सही आता है, लेकिन जब कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं फेवरेबल केसेस बताओ कौन कौन से होंगे, फिर उनका गड़बड़ हो जाता है मामला। ठीक है ना बच्चे, क्योंकि समझते हैं एट मोस्ट वन हेड का मतलब क्या है कि एक हेड तो होना ही चाहिए, मतलब ये इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी हेड नहीं। एट मोस्ट वन का हेड का मतलब क्या है, एक ही हेड होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा, कम वाले भी चल सकते हैं। अगर होता है ना एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड में ऊपर वाले 3 बनेंगे कि कम से कम एक हेड तो हो ही। एट लीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम एक हेड तो हो ही, तो एक हेड इसमें है और इसमें तो है ही। लेकिन एट मोस्ट वन हेड का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, तो मतलब ये वाला तो नहीं आ सकता, ज़्यादा से ज़्यादा बस उसने कहा एक ही हेड हो, तो ये आएगा और ये भी आएगा। तो 3/4 इसका आंसर है, यानी कि ये ऑप्शन ए हमारा सही है इसमें। क्या इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है PQR के।
देखो ए बी सी जो ट्रायंगल है वो पी क्यू आर के सिमिलर है, उसमें कह रहा है इफ़ ए एम एंड पी एन आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। देखो इतनी बात को समझते हैं पहले, तो इसमें दिखाई दे रहा है ये आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 6, ठीक है, दिखाई दे रहा है। देखो जी 6th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर देखो एक है ट्रायंगल ये ए बी सी और एक ट्रायंगल ये ले लिया हमने, कौन सा है, पी क्यू आर। ये ए बी सी और ये पी क्यू आर, ये ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं उसने। ए बी सी जो है वो सिमिलर दिया हुआ है पी क्यू आर के, तो यानी कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो क्या होगी, इक्वल होगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं ये हमारे पास, ए बी अपॉन में ये पी क्यू इज इक्वल टू होगा ए सी अपॉन में पी आर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए सी और ये पी आर, और फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, बी सी और ये क्यू आर, ठीक है। ये इक्वल होता है, ये हमें पता है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है आपको कि इफ़ ए एम एंड पी एन आर द एल्टीट्यूड्स, ए एम यहाँ पर होगी एल्टीट्यूड और यहाँ पर ये पी एन एल्टीट्यूड होगी इसमें। फिर कह रहा है एंड ए बी स्क्वेयर, देखो ए बी स्क्वेयर और रेशो दी हुई है पी क्यू स्क्वेयर, कितनी दी हुई है, 4:9। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए बी बाई पी क्यू कितनी दी हुई है, ये स्क्वायर में मतलब 4/9 दी हुई है, ठीक है। तो हमें वो पूछ रहा है ए एम रेशो पी एन, यानी कि ए एम बाई पी एन हमें बताना है। तो देखो वो कैसे हम निकाल सकते हैं। देखो अगर आपको ये 6 चैप्टर याद है, वहाँ पर हमने एक चीज़ प्रूफ की हुई है क्वेश्चंस में ही कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो तो है ही इक्वल, उनके जो एल्टीट्यूड्स जो हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स जो हैं ये भी क्या होंगी, इनकी भी रेशियो इक्वल होती है। मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के इक्वल इनकी एल्टीट्यूड्स की रेशियो भी इक्वल होती है, ए एम बाई पी एन भी इक्वल होता है। ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम ये रेशो निकाल सकते हैं। कैसे, अगर ए बी और पी क्यू पता है मेरे को, तो ए बी पी क्यू किसके इक्वल है, ए एम पी एन के इक्वल है। तो ए बी बाई पी क्यू हम निकालते हैं यहाँ से। देखो ए बी बाई पी क्यू, ये पूरे का स्क्वायर कर दूँ और यहाँ पर ये 4/9 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस तरीके से आ सकता है, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये मैं 2 ले लूँ, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो ये मैं 3 ले लूँ और इसका स्क्वायर ऐसे लगा दूँ, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे, ए बी स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट में जाएगा ये 4, तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ पी क्यू स्क्वायर है, ये पी क्यू जब निकाल लेंगे तो ये रूट में जाएगा, तो √9, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर लो, 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। तो ए बी बाई पी क्यू कितना आ गया, 2/3, और ए बी बाई पी क्यू अभी हमने देखा ए एम बाई पी एन के भी इक्वल होती है। तो यानी कि ए एम बाई पी एन कितना आ गया, 2/3, दैट इज़ 2:3। क्या इतनी बात समझ में आई है। तो यहाँ पर जो है आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपके पास डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, दैट इज़ 2:3। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। नेक्स्ट पे आ जाओ जी, 7th क्वेश्चन पे। देखो क्या कहता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये 7th क्वेश्चन है आपके पास। ये कहता है 2 sin स्क्वेयर बीटा माइनस में कोस स्क्वेयर बीटा इज इक्वल टू 2। तो आपको निकालना है बीटा, क्या निकालना है इसमें, बीटा निकालना है। तो देखो कैसे निकल सकता है। देखो जब भी ऐसे एंगल निकालना हो कभी भी, तो आपने क्या करना है, इनको सेम करो पहले, या तो इसको पूरे को ही कोस में चेंज करो या पूरे को ही साइन में चेंज करो। तो देखो मैं कैसे करूँगा यहाँ पर, जैसे मान लो मैं इस साइन को चेंज करता हूँ। देखो मुझे एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वेयर बीटा प्लस में कोस स्क्वेयर बीटा या कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यहाँ थीटा बीटा है तो इस वजह से ये इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वेयर बीटा की वैल्यू निकाल लें तो वो कितनी बनती है, 1 माइनस में कोस स्क्वेयर बीटा है। यानी कि अगर मैं इसको लिखता साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 माइनस में कोस स्क्वेयर थीटा होता है। तो यहाँ थीटा बीटा है तो मैंने बीटा में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 sin स्क्वेयर बीटा, तो मैं यहाँ लिख दूँ 1 माइनस में कोस स्क्वेयर बीटा, और ये क्या है हमारे पास, कोस स्क्वेयर बीटा इधर है ही। तो देखो ये मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 2 माइनस में 2 कोस स्क्वेयर बीटा, माइनस में ये क्या आ गया, कोस स्क्वेयर बीटा एंड ये 2। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस का 2 कोस स्क्वेयर बीटा और ये माइनस का कोस स्क्वेयर बीटा, यानी कि यहाँ 1 है, ठीक है। तो -2 -1 कितना होता है, -3, और ये साथ में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वेयर बीटा। ये रहा 2 और ये वाला 2 इधर जाके क्या हो गया, माइनस का 2, तो ये 0 हो गया यहाँ पर, और ये माइनस का 3 कोस स्क्वेयर बीटा। तो कोस स्क्वेयर बीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, 0/-3, दैट इज़ 0। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ। और यहाँ से अगर कोस स्क्वेयर बीटा जो है 0 है, तो कोस बीटा कितना हो जाएगा, ये भी 0 होगा, बिकॉज ये स्क्वेयर हटेगा, यहाँ √0 भी 0 ही होता है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो कोस बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कंपैरिजन क्या करना है, आपको ये देखना है कि 0 कोस में किस एंगल पे वैल्यू होती है। तो अगर आपको पता है कि कोस 90 0 होता है, तो मैंने 0 की जगह क्या पुट कर दिया, कोस 90, ठीक है। आप देख लेना ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, ठीक है। कोस 90 0 होता है, तो मैंने 0 को कोस 90 लिख दिया। तो यहाँ पर ये कोस से कोस क्या हो जाएगा,
कैंसिल होगा, तो बीटा कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री आ गया। तो ये एंगल हमने फाइंड आउट कर दिया यहाँ पर बीटा 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, कह रहा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशंस। तो देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। देखो इसमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं आपको, 8th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। प्राइम फैक्टर्स किसके हैं, डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास ये दी हुई है 44.123, ठीक है। अब हम जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या लगेगा, नीचे 1000 लग जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के ही प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, तो जब आप इसके प्राइम फैक्टर निकाल लोगे 1000 के, तो ये देखो 2 5 और ये 250 आ जाएगा, फिर 2 125 आ जाएगा, फिर 5 525 आ जाएगा यहाँ, और 5 5 25। तो मतलब क्या है हमारे पास यहाँ 2 और 5 ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। पूरे नहीं लिखने की 2 की पावर 3 या 5 की पावर 3, क्योंकि ऑप्शन में उसने ऐसे दिया हुआ है आपको कि 2 3 है, 2 3 5 है, या 2 5 है, या 3 5 है। तो हमें पता चल गया 2 और 5 ही आ रहे हैं, तो हमारे पास ये सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। और बिना ये करे भी आप इसको सोच सकते थे, कैसे देखो, अगर आपको याद है जब हमने एक्सरसाइज की थी 1.4, तो वहाँ पर आपको अगर याद होगा क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशंस में लिखना होता था, ठीक है। रैशनल नंबर दिया होता था और डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना होता था, ठीक है। तो हम उसमें कैसे करते थे, उसका डिनोमिनेटर जो होता था उसमें देखते थे कि 2 की पावर है और 5 की पावर में है कुछ, तो वो कैसा होता था हमारे पास, टर्मिनेटिंग होता था। कैसा होता था वो, टर्मिनेटिंग होता था 2 और 5 के उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब देख लो ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि देखो रैशनल नंबर में 2 नंबर होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो ये हमें साफ पता चल रहा है कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग की कहानी में क्या होता है कि नीचे जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 2 और 5 के ही होते हैं, तभी वो टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था कि 2 और 5 होंगे, लेकिन इस तरीके से भी आप करके दिखा सकते हो उसको, ठीक है। क्लियर है, मतलब वहाँ तो आपको नहीं करना, वहाँ तो आपको ऑप्शन ही भरना है, नॉर्मल सी बात आपको समझनी है बस, ये ईजी, ठीक है। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, द लाइन्स x = a। देखो लाइन जो है 9th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, लाइन है एक x = a और एक है लाइन y = में b। कह रहा है ये लाइन से बताओ इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, ओवरलैपिंग है, या नन ऑफ दीज हैं। तो देखो जरा इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्या बना लो, एक रफली आप एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ। यहाँ पर ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब x = a है, x मतलब a यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। x = a को कुछ भी हो सकता है ना, तो मैंने मान लिया a यहाँ है, ठीक है। तो x = a के लिए अगर ये x = a है तो इसके लिए लाइन क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी। क्यों कि y की कुछ भी वैल्यूज़ हों लेकिन x हमेशा क्या रहेगा, a ही रहेगा। तो चाहे यहाँ पर भी है y कुछ भी है लेकिन x हमेशा क्या रहेगा, a ही रहेगा। समझ रहे हो, ये बातें आपको पता भी हैं। उसके बाद y = b का मतलब क्या है, अगर y यहाँ पर b है मान लो, ठीक है, तो y b का मतलब क्या है कि वो लाइन जो है x के पैरेलल जाएगी। क्यों जाएगी, देखो यहाँ से इस तरीके से जाएगी। क्यों जाएगी कि y की वैल्यू तो b है, ठीक है, लेकिन x की कोई भी वैल्यू चाहे यहाँ हो यहाँ हो, यहाँ x की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन y हमेशा क्या रहने वाला है, b ही रहने वाला है। समझ रहे हो। तो आसान तरीका याद करने का क्या है इसका, कि अगर x की वैल्यू कुछ दी हुई है तो यानी कि वो लाइन जो होगी पैरेलल टू y जाएगी, और y = समथिंग दिया हुआ है तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल जाएगी। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ से ये a कोऑर्डिनेट हो रहा है इसका, और यहाँ से ये इसका b कोऑर्डिनेट हो रहा है। अगर कोई पूछ भी ले आपसे कि बताओ इंटरसेक्ट कहाँ होंगी, तो a, b पे होंगी, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है मेन कहानी, तो हमें ये पता करनी थी इसमें, तो हमें पता चल गया इसका ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ए ऑप्शन सही है, जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या है हमारे पास, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्या है, a = में -5/6 फ्रॉम द ओरिजिन इज। देखो a पॉइंट है हमारे पास, a पॉइंट है ये हमारे पास -5,6, ठीक है, और इसका डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। तो मान लो ओरिजिन यहाँ है, तो ओरिजिन पे आपको पता है जो 0,0 होते हैं कोऑर्डिनेट ओरिजिन के, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस मैं निकाल ही सकता हूँ। अगर मैं इसको इसमें बताऊँ कि जैसे ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x एक्सिस का, ये y एक्सिस का, ठीक है। यहाँ मान लो ये y का x का -5 है और y का 6 इधर कहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, ठीक है, a पॉइंट यहाँ आएगा जो कि है -5,6, वैसे ही बता रहा हूँ आपको ये, और ये है ओरिजिन 0,0। तो ये वाला आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको पता ही है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ये वाला हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये वाला x2 हो गया, और ये y2 हो गया 0,0, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला ऐसे कर दो इसको सोल्व, तो a b कितना आ जाएगा, फार्मूला हमें पता है डिस्टेंस फार्मूले का, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - में y1 का स्क्वायर, ये होता है। तो देखो x2 कितना है हमारे पास 0 है,
माइनस में x1 कितना है -5, तो -5 ऐसे लिखूंगा और ये पूरे का स्क्वायर है, प्लस में y2 कितना है 0 है, माइनस y1 कितना है 6 है और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो ये स्क्वायर रूट आ गया, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, तो प्लस का 5 बचा, 0 + 5 5 ही होता है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और -6 ये है आपके पास क्या माइनस का 6, 0 -6 -6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 36 आएगा, 6 6 36 और माइनस है, माइनस में आप देख लो जो पावर है वो हमारी कैसी इवन है तो ये प्लस बन जाएगा, ये चीज़ आपको पता है। और वैसे भी ऐसे कर सकते हो -6 -6 6 36 माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आ गया 36, तो ये कितना बनेगा आपके पास रूट में 61। ठीक है जी, रूट में 61, तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन होगा रूट में 61, ये रहा आपके पास ऑप्शन डी रूट में 61। ठीक है, यूनिट्स क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं पता मीटर है सेंटीमीटर है क्या है, तो डिस्टेंस तो होता ही है, कुछ ना कुछ तो यूनिट्स होंगी, तो जब नहीं दिया होता कुछ तो हम सिंपली यूनिट्स लिखते हैं इसमें। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 10। ठीक है जी, तो यहाँ 10 तक हमने किए हैं क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद हम 11 से लेकर 20 तक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये क्वेश्चन करो अच्छे से। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।